sharing with you whiteboard. एंड नाउ यू विल कम टू नो कि जो आज का लिटरेरी टर्म है उस लिटरेरी टर्म में हम लोग एक शब्द ले रहे हैं, दैट इज व्हाट? कार्प, CARPE, डीम, DIEM. अबाउट कार्प डीम यू विल कम टू नो कि यह जो कार्प डीम है, इट्स अ लैटिन फ्रेज. यह एक लैटिन फ्रेज है जिसका मतलब होता है सीज द डे. सबसे पहला पॉइंट की वी आर टेकिंग व्हाट? वी आर टेकिंग कार्प डीम. इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट लिखना. सबसे पहला पॉइंट की इट्स अ लैटिन फ्रेज. इट्स अ लैटिन फ्रेज. इट्स अ लैटिन फ्रेज which means seize the day. Which means seize the day. SEIZE, seize the day. तो यू विल कम टू नो कि यह एक लैटिन फ्रेज है और इसका क्या मतलब होता है? सीज द डे. इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. सबसे पहला पॉइंट जो आपको ध्यान में रखना कि कार्प डीम जो है यह एक लैटिन फ्रेज है. फ्रेज का मतलब क्या होता है? जब एक से अधिक वर्ड किसी चीज को एक से अधिक वर्ड, ग्रुप ऑफ वर्ड्स अगर मैं यूज करूं या मोर देन वन वर्ड्स एंड इट गिव्स मीनिंग बट नॉट कंप्लीट सेंस, वह चीज क्या होता है? फ्रेज होता है. तो इट्स अ लैटिन फ्रेज विच मीन्स व्हाट? विच मीन्स सीज द डे. इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट चीज. और ये कहां से आया? लैटिन से आया हुआ है. तो कार्पेडियम इज अ लैटिन फ्रेज विच मीन्स सीज द डे. एंड यू विल कम टू नो कि ये जो कार्पडीम जो आया हुआ है, इसको जो है होरेस के ओट्स वगैरह से लिया गया है. बाद में यह एक कॉमन पॉइंट बन जाता है. लेकिन दिस चीज डे का मतलब क्या है? इसमें जो स्पीकर है, स्पीकर स्पेशली यू विल कम टू नो कि इन अ पोयम स्पीकर जो है अपनी बिलव्ड से एक तरह से उससे रिक्वेस्ट करता है कि टाइम इज पासिंग वेरी फास्ट एंड नाउ वी आर यंग एंड वी हैव टू एंजॉय दिस डे. तो सीज द डे का मतलब यही हुआ. सीज का मतलब कैप्चर करना. नाउ वी हैव टू टेक द डे इन आवर हैंड. अपने हाथ में दिन को लेने का मतलब यह है कि द पार्टिकुलर एज इन विच वी आर, this particular age is passing day by day. And from childhood now we have come in the age of what? In the age of means we are young blood and soon we will be what? Soon we will be old पर्सन या ओल्ड एज में जाएंगे. तो वो उसी चीज को कहते हैं कि वी हैव टू सीज द डे, वी हैव टू एंजॉय दिस डे. तो ये एक चीज होता है. और ये कहाँ से लिया गया है? ये लैटिन फ्रेज है एंड विच मीन्स सीज द डे. एंड सेकेंड पॉइंट आई वांट टू टेल यू कि व्हेन यू गो विद दिस पार्टिकुलर टर्म, तो इसमें जो स्पीकर होता है वह ये चीज बताने की कोशिश करता है कि दैट लाइफ इज शॉर्ट एंड टाइम इज फ्लीटिंग इन ऑर्डर टू अर्ज हिम ऑडिटर. मतलब टाइम जो है, लाइफ जो है बहुत छोटी है और समय बहुत तेजी के साथ गुजर रहा है. और इस तरह से वह रिक्वेस्ट करता है कि जो भी समय हमारे पास है हमें उसका इंजॉय करना चाहिए. तो दूसरा जो पॉइंट आपको लिखना है, द सेकेंड पॉइंट, कि कार्प डीम में या इस तरह की पोयम में एक स्पीकर होगा. द स्पीकर इन अ कार्प डीम. मैं एम एच एब्राम्स के ही वर्ड को लिख रहा हूं. द स्पीकर इन अ कार्प डीम, DIEM. द स्पीकर इन अ कार्प डीम. पोयम इम्फेसाइजेस. कार्पडीम जैसी जो पोयम होगी जो इस मोटिफ या सब्जेक्ट मैटर को लिख के लिखी जाएगी, कार्पडीम पोयम इम्फेसाइजेस, EMPHASIZES, emphasizes. What does he emphasizes? He emphasizes that life is short, that life is short, that life is short, and time is fleeting, and time is fleeting, FLEETI.
NG, and time is fleeting. In order to urge his auditor, in order to urge, URG, urge his auditor, his auditor, who is often represented as a virgin, who is often represented as virgin, reluctant to change her condition, reluctant to change her condition, to make the most of present pleasure, to make the most of TO2 है, to make the most of present pleasures. These are the points which we have to remember. You will come to know इसका एक बहुत important example दिया जाता है. रॉबर्ट हेरिक 17th century के एक पोएट थे. एग्जाम्पल ग्रेसिया मैं यहां लिख दे रहा हूं. रॉबर्ट हेरिक, HERRICK रॉबर्ट हेरिक का एक पोयम है. उसका नाम है टू द वर्जिन्स टू मेक मच ऑफ टाइम. टू द वर्जिन्स टू मेक मच ऑफ टाइम. इसका जो मोटिव है, जो सब्जेक्ट मैटर है, वो कार्प डीम है. उसमें इसी तरह की बात कही गई है. इसके अलावा एक और पोयम है जिसका नाम है एडमंड वेलर का गो लवली रोज. सेकेंड एग्जाम्पल, एडमंड वेलर्स, VALLER फर्स्ट FES, गो लवली रोज, गो लवली रोज. तीसरा जो एग्जाम्पल है एंड्रयू मार्वेल का टू हिज क्वाय मिस्ट्रेस. एंड्रयू मार्वेल, नेक्स्ट आंसर है ANDREW, एंड्रयू मार्वेल का टू हिज क्वाय मिस्ट्रेस. ये हम लोगों के समय में चलती थी पोयम, टू हिज क्वाय मिस्ट्रेस. ये सब चीजें हैं. और भी एग्जाम्पल है, जैसे द फेरी क्वीन में भी कुछ हिस्सा रखा गया है. उसमें लेकर के फिजिकल ब्यूटी और फाइनलिटी टू डेथ को लेकर के रोज के माध्यम से फेरी क्वीन का उसमें रखा गया. बुक सेकंड में लाइन नंबर 74 से 75. लेकिन बहुत ऐसा कुछ हो नहीं है, लेकिन ये सारी पोएम्स आपको ध्यान में रखनी. मैं स्लाइड को फिर से लेके चल रहा हूँ, एक एक वर्ड हम लोग शुरू कर रहे हैं. नाउ इट्स रिकॉर्डिंग एंड शेयरिंग विद यू व्हाइट बोर्ड. द सेम कार्प डीम वी हैव टू टेक. कार्प डीम, DIEM.
अगेन आई वुड लाइक टू टेल यू कि वी आर टेकिंग कार्पडीम। इसमें एक पॉइंट मैंने बताया था कि कार्पडीम जो है इट्स अ लैटिन फ्रेज। व्हाट फ्रेज? इट्स अ लैटिन फ्रेज। Someone has unmuted, please mute yourself। इट्स अ लैटिन फ्रेज जिसका मतलब है कि सीज द डे, विच मीन्स सीज द डे। अनुराधा मैडम प्लीज म्यूट योर सेल्फ। या, इट्स अ लैटिन फ्रेज विच मीन्स सीज द डे। So we are taking what we are taking carp diem. Carp diem. It's a very important word. You will come to know many times. This particular point has been asked, and you will come to know कि it's a Latin phrase. यह एक Latin phrase है जिसका मतलब क्या है? जिसका मतलब है seize the day। ये particular point आपको ध्यान में रखना है। seize the day। seize the day का मतलब capture the day, और यह एक Latin phrase है। Second point I want to tell you कि when you talk about कि seize the day, then what do you mean by seize the day? यह एक सब्जेक्ट मैटर होता है, एक सब्जेक्ट मैटर है। इस तरह के सब्जेक्ट मैटर को लेकर के पोयम कंपोज की जाती है, सीज द डे। और ये कहां से आया हुआ है? ये होमर के सॉरी होरेस के कोट्स वगैरह से इसको लिया गया है। वन पॉइंट ये भी आप लिख लीजिएगा। दिस फ्रेज हैज बीन टेकन दिस फ्रेज हैज बीन टेकन फ्रॉम होरेसेस, HORACE एपोस्ट्रॉफी होरेसेस ओट्स। अगर ये चीज आता है कि सबसे पहले इस फ्रेज को किसने यूज किया हुआ है, तो होरेस ने अपने ओट्स में यूज किया है। यह एक दूसरा पॉइंट बनता है जो आपको कवर करना है। दिस फ्रेज हैज बीन टेकन फ्रॉम होरेसेस ओट्स, ना कि पिंडारी कोड। किससे? होरेस के ओट्स से लिया गया है। अब इसका मतलब क्या होता है? इसमें तीसरा जो पॉइंट आपको लिखना है जो काफी सिग्निफिकेंट है, उस पॉइंट में एक चीज ये लिखना है कि इसमें एक चीज दिखाया जाता है कि लाइफ इज शॉर्ट एंड टाइम इज फ्लीटिंग। लाइफ इज शॉर्ट एंड टाइम इज फ्लीटिंग। कि लाइफ इज शॉर्ट एंड टाइम इज फ्लीटिंग, इसमें एक चीज दिखाई जाती है। और जो स्पीकर होगा या जो पोयट होगा वह एक कह सकते हैं अपने ऑडिटर से, या जो वो होता है उसका जो लिसनर होता है, वन हु इज गिविंग टू कंपनी टू दैट स्पीकर, वह मोस्ट प्रोबेबली वर्जिन होता है। एंड शी डिनाइज टू इंजॉय द प्रेजेंट सिचुएशन या प्रेजेंट प्लेजर जो होता है। लेकिन राइटर बार बार उससे या स्पीकर बार बार उससे रिक्वेस्ट करेगा, क्या चीज रिक्वेस्ट करेगा? कि लाइफ इज शॉर्ट एंड टाइम इज फ्लीटिंग। और इसलिए वह क्या चीज किया जाता है कि वह उसको रिक्वेस्ट करता है कि फॉर व्हाट? टू इंजॉय द प्रेजेंट प्लेजर। फोर्थ पॉइंट, लाइफ इज शॉर्ट एंड टाइम इज फ्लीटिंग, एंड द स्पीकर रिक्वेस्ट requests virgin reluctant to enjoy present pleasure। दिस इज अनदर पॉइंट। इसमें हमेशा ध्यान में रखिएगा कि एक चीज दिखाया जाता है कि लाइफ इज शार्ट, जिंदगी छोटी है, एंड टाइम इज फ्लीटिंग, बहुत तेजी के साथ समय गुजर रहा है। तो जो मोस्ट प्रोबेबली इट हैज बीन सीन की जो स्पीकर है
वो जो है क्या करता है, किसी वर्जिन रिलेक्टेंट को रिक्वेस्ट करता है, क्या चीज का रिक्वेस्ट करता है, टू इंजॉय प्रेजेंट प्लेजर। प्रेजेंट जो समय है हमें उसका इंजॉय करना चाहिए, इस चीज को लेकर के काफी ज्यादा बात होती है। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट, जो फोर्थ पॉइंट है, इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं। इन एग्जाम्पल्स में आपको याद होगा, एक मैंने आपको बताया था, दैट इज व्हाट की रॉबर्ट हेरिक का टू द वर्जिन्स। रॉबर्ट हेरिक्स, HERRICK रॉबर्ट हेरिक्स टू द वर्जिन्स। दूसरा टू द वर्जिन्स, और इसी का पूरा नाम है टू मेक मच ऑफ टाइम। टू द वर्जिन्स पूरा नाम है, और टू मेक मच ऑफ टाइम, टू मेक मच ऑफ टाइम। एक चीज है, दूसरा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो चीज क्या है, दैट इज एडमंड वेलर है। एडमंड वेलर, एडमंड वेलर्स का गो लवली रोज। गो लवली रोज, गो लवली रोज। नेक्स्ट है एंड्रयू मार्वेल का टू हिज क्वाय मिस्ट्रेस। टू हिज क्वाय मिस्ट्रेस। नहीं, एक बार दिखाया गया था, लेकिन वो पूरा वीडियो ही पता नहीं कैसे गायब हो गया। सो यू विल कम टू नो कि व्हाट वी हैव टेकन एग्जांपल। तो एग्जांपल में एक पोएट है रॉबर्ट हेरिक, उनकी पोयम का नाम है टू द वर्जिन टू मेक मच ऑफ टाइम। एक एग्जांपल आपको ये ध्यान में रखना है, एडमंड वायलर का गो लवली रोज, ये दूसरा पोयम है। नेक्स्ट पोयम कौन सा है, एंड्रयू मार्वेल का टू हिज क्वाय मिस्ट्रेस। इन सब में सब्जेक्ट मैटर क्या है, कार्प डीम। कार्प डीम कहां से आया है, लैटिन फ्रेज है। इसका मतलब क्या होता है, सीज द डे। और किसके ओट से लिया गया है, होरेस के ओट से लिया गया है। तो ये उसमें होता क्या है कि सीज द डे का मतलब क्या होता है कि द स्पीकर रिक्वेस्ट someone who is virgin and giving beautiful company to that speaker request that we have to enjoy the present pleasure। जो present pleasure है या present time है, उसको हमें जो है enjoy करना चाहिए, because life is short and time is fleeting। लाइफ जो है शार्ट है, और टाइम बहुत तेजी के साथ फ्लीट कर रहा है, भाग रहा है, हाथ से निकल रहा है। इस तरह की चीजें आपको देखने को मिलेगी। तो आई थिंक कि नाउ यू गॉट इट, किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, या किसी को कोई प्रॉब्लम समझने में। ओके, मैं फिर से जानना चाहता हूं कि जो कार्प डीम है या लैटिन फ्रेज है, इसका क्या मतलब है, ये कहां से लिया गया है। नहीं, लैटिन वर्ड में होरस, होरेस के ओट से लिया गया है, और इसमें दो इंपॉर्टेंट फीचर बताई गई। कैन यू टेल मी द नेम ऑफ दैट फीचर। लाइफ इज शॉर्ट एंड टाइम इज फ्लीटिंग, या उसके बाद मैंने कुछ आपको एग्जाम्पल बताया हुआ है, उन एग्जाम्पल में कैन यू टेल मी कि हु हैज रिटन टू टू हिज क्वाय मिस्ट्रेस। आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा, अभी मैंने उसको हटाया भी नहीं है, एंड्रयू मार्वेल ने लिखा है टू हिज क्वाय मिस्ट्रेस।
उसके पहले एक और जो है एग्जाम्पल दिया गया था, गो लवली रोज, एक इसने लिखा है, एडमंड वेलर ने लिखा है। हु हैज रिटन टू द वर्जिन्स टू मेक मच ऑफ टाइम, रॉबर्ट हेरिक। ये तीन एग्जाम्पल आपको ध्यान में रखने हैं। दीज थ्री एग्जाम्पल्स यू डोंट हैव टू मिस, इसको एट एनी कास्ट यू डोंट हैव टू मिस, किसी भी सूरत में आपको मिस नहीं करना है। नाउ कम ऑन द नेक्स्ट वर्ड, एंड द नेक्स्ट वर्ड इज द केल्टिक रिवाइवल। CELTIC, Celtic Revival, REVIVAL। यू विल कम टू नो कि जो ये केल्टिक रिवाइवल है, इसको आपको पहली बात तो प्रोनाउंसिएशन सेल्टिक नहीं कहना है, एक केल्टिक पढ़ा जाएगा। केल्टिक, सेल्टिक नहीं, बल्कि क्या पढ़ा जाएगा, केल्टिक रिवाइवल। दिस केल्टिक रिवाइवल जो है इट्स अ न्यू लिटरेरी टर्म, और ये भी कई बार पूछा जा चुका है। इस केल्टिक रिवाइवल का सबसे पहला चीज तो इसका एक और नाम है, वो क्या नाम है, आयरिश लिटरेरी रिनेशा। आयरिश लिटरेरी रिनेशा, RENAISSANCE। दूसरा एक बहुत चीज आपको ध्यान में रखना है कि केल्टिक रिवाइवल का सबसे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको हम किसके नाम से जानते हैं, आयरिश लिटरेरी रिनेशा के नाम से जानते हैं। अगर ये आयरिश लिटरेरी रिनेशा का है, तो इसका मतलब ये आयरलैंड में जो लिटरेरी रिनेशा हुआ था या उसको लेकर के बात करती है। आयरलैंड में जो लिटरेरी रिनेशा हुआ है, उसको देखना है कब से कब के बीच में हुआ। सेकेंड पॉइंट आपको जो ध्यान में रखना है कि यह जो पीरियड कवर करता है, या उसका क्रिएटिव पीरियड इन आयरिश लिटरेचर, तो इट कवर्स COVERS, इट कवर्स क्रिएटिव पीरियड इन आयरिश लिटरेचर। It covers creative period in Irish literature from about 1880 from about 1880 to the death of William Butler Yeats, to the death of W से विलियम, बी से बटलर, येट्स, YEATS, विलियम बटलर येट्स की जो डेथ हुई है 1939 में हुई है। ये दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो आयरिश लिटरेरी रिनेशन, जिसको हम केल्टिक रिवाइवल के नाम से जानते हैं, ये कहाँ से रिलेटेड है, इट कवर्स क्रिएटिव पीरियड इन आयरिश लिटरेचर। ये जो है क्रिएटिव पीरियड, आयरिश लिटरेचर का क्रिएटिव पीरियड है, और ये कब से कब तक शुरू होता है, 1880 से लेकर 1939 तक। अगर कभी भी ये क्वेश्चन आता है कि आयरिश लिटरेरी रिनेशा का पीरियड कब से कब तक है, 1880 से लेकर के 1939 ईस्वी तक का, यह आपको नेक्स्ट पॉइंट ध्यान में रखना है। ये जो हुआ था, इसमें क्या क्या चीजें हुई है, इसमें जो आयरलैंड का जो फोक कल्चर है, आयरलैंड का जो फोक लॉर है, या वहाँ का अपना जो कैरेक्टर्स, जो लेजेंडरी कैरेक्टर्स वगैरह हैं, उन सब चीजों को लेकर के बात होती है। तो तीसरा जो पॉइंट आपको नोट करना है नेक्स्ट स्लाइड में, कि जब आप आयरिश लिटरेरी रिनेशा की बात करते हैं, तो आयरिश लिटरेरी रिनेशा में इस दरमियान क्या क्या हुआ था, जो मूवमेंट या लिटरेरी मूवमेंट हुआ था, इसमें किन किन चीजों को लेकर के बात हुई है। इसमें आयरिश हिस्ट्री को लेकर के बात हुई है, IRISH, ये पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा, आयरिश हिस्ट्री को लेके बात हुई है, कामा, लीजेंड को लेकर के बात हुई है, कामा, फॉक लॉर को लेकर के बात हुई है, FOLK, फॉक लॉर, LORE, as well as to native literary models, as
वेल एज नेटिव लिटरेरी मॉडल्स को लेके बात हुई है। LITERARY लिटरेरी मॉडल्स। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि जब इस पार्टिकुलर मूवमेंट को लिया गया या जब ये मूवमेंट आता है 1880 से 1939 तक चलता है, तो उसमें किन चीजों को ज्यादा ध्यान दिया गया? आयरलैंड की हिस्ट्री को लेके बात की गई, वहां के लीजेंड जो लीजेंडरी कैरेक्टर्स थे, वहां का फॉक लॉर। फॉकलॉर का मतलब होता है कि उस वहाँ की जो लोकल कल्चर है, वहाँ का जो लोक संगीत है, जो जो फॉक कल्चर होगा, फॉक म्यूजिक होगा, फॉक डांस होगा, उन सब। और साथ ही साथ एज वेल एज नेटिव लिटरेरी मॉडल, और वहाँ के मिट्टी से जो उपजा लिटरेचर था, उसकी जो खूबसूरती थी, उसकी जो ब्यूटी थी, उसको आगे बढ़ाया गया। अब सवाल ये उठता है, इस काम को करने वाले लोग कौन कौन से थे? कौन से बड़े नाम हैं जिन्होंने इस काम को किया है? तो आई एम राइटिंग द नेम ऑफ दोज राइटर्स। एक तो बड़ा नाम खुद W.B. येट्स है, जो पोएट्स में आते हैं, W.B. येट्स, कामा। दूसरा नाम है A. E. जॉर्ज रसेल। उनका दूसरा नाम है A. E. ब्रैकेट में जॉर्ज, GEORGE रसेल, RUSSELL। नेक्स्ट है ओलिवर सेंट जॉन गोगार्टी। ओलिवर सेंट जॉन, JOHN, जॉन गोगार्टी। नेक्स्ट है लेडी ग्रेगरी। नेक्स्ट है JM. सिंज। नेक्स्ट है सीन. CASEY. This is why, just writing it here, Sean. These were the important writers। और नॉवलिस्ट में भी कुछ थे और भी राइटर, जैसे जेम्स स्टीफेन है, जेम्स जॉयस है, जेम्स स्टीफेन, STEPHEN, जेम्स जॉयस, जॉर्ज मूर करके भी थे, जॉर्ज मूर, GEORGE, जॉर्ज मूर। So these are the name of the writers. Again, I would like to turn the slide। You will come to know writers में मैंने W.B. येट्स का नाम लिखवाया है, और W.B. येट्स के अलावा A. E. जॉर्ज रसेल हैं, ओलिवर सेंट जॉन गोगार्थी हैं। ये तीनों पोएट रहे हैं। W.B. येट्स, A. E. जॉर्ज रसेल, ओलिवर सेंट जॉन गोगार्थी, ये तीनों पोएट्स रहे हैं। उसके बाद आप देखेंगे जो आ रहे हैं, ये सब ड्रामेटिस्ट हैं। लेडी ग्रेगरी ड्रामेटिस्ट रही हैं, JM. सिंज ड्रामेटिस्ट रहे, सीन. रहे हैं। ये सब ड्रामेटिस्ट थे यहाँ तक। और जेम्स स्टीफेन, जेम्स जॉयस और जॉर्ज मूर, ये सब नॉवलिस्ट रहे। तो यू कैन मार्क इट, यू कैन मार्क इट। अगेन आई वुड लाइक टू आस्क यू वन मोर थिंग। मैं दोबारा चीजें जानना चाहता हूँ कि केल्टिक रिवाइवल किस कंट्री का रिवाइवल है? आयरलैंड का।
आयरलैंड में इसका आगमन कब से कब तक रहा है? 1939 में क्या हुआ था? इसके अलावा और भी कोई घटना वर्ल्ड लेवल पर? सेकेंड वर्ल्ड वार की शुरुआत हुई है। सेकेंड वर्ल्ड वार स्टार्टेड। सेकेंड वर्ल्ड वार स्टार्टेड। फिर उसके बाद जो जब ये आयरिश लिटरेरी रिनेशंस शुरू हुआ तो इसमें किन चीजों को ज्यादा महत्व दिया गया? या आयरिश हिस्ट्री, लीजेंड, फॉकलॉर एज वेल एज नेटिव लिटरेरी मॉडल्स, उन सब चीजों को लेकर के ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया। और बाकी मैंने राइटर का नाम लिख दिया है कि हाँ ये राइटर्स आए हुए थे। नाउ द नेक्स्ट थिंग विच आई वुड लाइक टू टेक, दैट इज व्हाट, द नेक्स्ट थिंग दैट इज कैरेक्टर। कैरेक्टर, नेक्स्ट वर्ड, CHARACTER। if anyone ask you who is character या what is a character, so we have to remember that इसका जो सबसे पहला पॉइंट जो आपको लिखना है, जो इसका डिफिनीशन है, इट इज अ शॉर्ट, इट इज अ short, comma, and usually witty, and usually witty, sketch in prose। ये लाइन आप याद कर लीजिएगा, एम एच अब्राम्स क्या कह रहे हैं, स्केच इन प्रोज of a distinctive type of person, of a distinctive type of person। The genre was inaugurated by Theophrastus। INAUGURATED। The genre was inaugurated by Theophrastus। Theophrastus is the name of a Greek author, THEOPHRASTUS, Theophrastus, a Greek author। हाँ, a Greek author। शक्कर कम डालना। a Greek author of the second century BC, of the second century BC, who wrote a lively book entitled Characters, who wrote a lively book entitled Characters। अगेन आई वुड लाइक टू टेल यू दैट्स हाईली सिग्निफिकेंट। सबसे पहला चीज तो आप इसका डिफिनीशन देखिएगा। कैरेक्टर जो हम लोग वर्ड यूज करते हैं कि मैकबेथ कैरेक्टर, हैमलेट कैरेक्टर, कैरेक्टर आखिर है क्या? इट इज अ शार्ट एंड यूजुअली विटी
यह एक तरह का शार्ट और क्या होता है, एक यूजुअली विटी, ज्यादातर दिखा जाता है कि बुद्धिमत्ता से परिपूर्ण, बहुत ज्यादा विटी होता है। और क्या होगा, स्केच होगा, और किसमें होगा, प्रोज में होगा। ऑफ अ डिस्टिंक्टिव टाइप ऑफ पर्सन, किसी जो है पर्सन का, डिस्टिंक्टिव टाइप ऑफ पर्सन को उसको दिखाया जाता है। तो जो उसका डिफिनेशन ने दिया कि इट इज अ शार्ट एंड यूजुअली विटी स्केच इन प्रोज ऑफ अ डिस्टिंक्टिव टाइप ऑफ पर्सन, द genre was inaugurated. Remember that we are talking about character, we are not talking about actor and actress. this ये चीज आपको ध्यान में रखना है। सो इनाग्रेटेड का मतलब इट वाज स्टार्टेड, द जानरा वाज इनाग्रेटेड। इस जानरा को सबसे पहले जिसने लाया, किसने लाया है, थियोफ्रेस्टस। इट्स एन इंपॉर्टेंट आथर। थियोफ्रेस्टस की स्पेलिंग है THEOPHRASTUS। और कहाँ के आथर रहे, ग्रीक आथर ऑफ द सेकेंड सेंचुरी BC, हु रोट अ लाइवली बुक इन टाइटल कैरेक्टर, जिन्होंने कैरेक्टर नाम से एक किताब ही लिखा हुआ था। तो अगर कभी भी ये चीज होगा, जो कैरेक्टर नाम से किताब किसने लिखा, तो थियोफ्रेस्टस ने लिखा। और ये किताब जो है आई हुई है कब, सेकेंड सेंचुरी BC में उन्होंने इसको शुरू किया। कैरेक्टर में होता क्या है, कैरेक्टर में किसी भी डिस्टिंक्टिव पर्सन का, फिर से मैं यहाँ पे वर्ड यूज करूंगा कि शार्ट एंड यूजुअली विटी, एक छोटा और संक्षिप्त परिचय किसी जो है डिस्टिंक्टिव पर्सन का देना, और ऐसा परिचय देना कि वह बहुत विटी टाइप का लगे, बहुत जीनियस है, बुद्धिमान है। और ये ज्यादातर चीज कहाँ पे हुआ था, प्रोज में हुआ था, स्केच इन प्रोज। उसका प्रोज में एक स्केचिंग तैयार करना ऑफ अ डिस्टिंक्टिव टाइप ऑफ पर्सन, कि वह अपने में एक अनोखा या विलक्षण टाइप का कैरेक्टर है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल आम आदमी जैसा। डिस्टिंक्टिव टाइप, उसकी कुछ अलग क्वालिटी को दिखाना, बताना। तो ये उसकी खासियत होती है। तो दिस पार्टिकुलर थिंग यू विल कम टू नो कि ये चीज रहा है। बाद में आप देखेंगे कि इस तरह की चीजें कैरेक्टर को लेकर के बहुत सारा, जोसेफ हॉल एक राइटर थे, उन्होंने जो है जोसेफ हॉल थे, सर थॉमस ओवरबरी हैं, जॉन अर्ली हैं, इन सब लोगों ने क्या किया था कि कुछ एसेज और कुछ तमाम चीजें ऐसा लिखा हुआ था, जिसमें आप इन सब चीजों को देखेंगे। तो तो ऑल दिस थिंग्स यू विल कम टू नो। और आप ये समझिए कि ये जो जानरा है, ये एक तरह का वे ऑफ राइटिंग है, एक लिखने का तरीका होता है। जैसे अगर मैं अगर अगर मैं एक चीज ये बताऊं कि फॉर एग्जाम्पल के लिए, अगर इफ आई यूज द वर्ड कि कानपुर के हलीम साहब, अगर एक वर्ड, जैसे जो मेरा कॉलेज है वो हलीम मुस्लिम PG कॉलेज है, तो हलीम साहब जो एक शख्सियत रही है जिन्होंने लैंड को जो है डोनेट किया, जिन्होंने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को बिल्ड किया। तो अब अगर मैं ये टाइटल लिखता हूँ कि कानपुर के हलीम साहब, तो इसका मतलब है कि मेरा पूरा मकसद जो है हलीम साहब पर बात करना है, उनको, उनके कैरेक्टर को लोगों के सामने लाना है। तो इस तरह का जो ऐसे होता है, प्रोस में जो लिखा जाता है, उसको जो है कहीं ना कहीं एक तरह का कैरेक्टर कहा जाएगा। जैसे कई ऐसे लिखे गए हैं, अ कोर्टियर, अ वाइज मैन, अ फेरी एंड हेल्प हैप्पी मिल्क मेड। तो इससे पता चलता है कि हम कहीं ना कहीं एक पार्टिकुलर कैरेक्टर को लेकर के बात कर रहे हैं। और इसका एक एग्जांपल मैं आपको बताना चाहूंगा। एक आथर हैं जिनका नाम है रिचर्ड एल्डिंगटन, उन्होंने एक पूरा एंथोलॉजी लिखा है, अ बुक ऑफ कैरेक्टर्स। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ एग्जाम्पल, ग्रेसिया रिचर्ड एल्डिंगटन, RICHARD, रिचर्ड एल्डिंगटन, रिचर्ड एल्डिंगटन, अ बुक ऑफ कैरेक्टर्स, अ बुक ऑफ कैरेक्टर्स, इट्स द नेम ऑफ द बुक, जो कलेक्शन है उस पार्टिकुलर चीज का। और ये बुक 1924 में आई है, अ बुक ऑफ कैरेक्टर। रेशमा,
इधर झाड़ू नहीं लगा। a book of characters. So you will come to know कि these are the points, these are the things which we get. What I want to say कि a book of character, all these things you have to go. ये एक important किताब है। बाकी आप किसी भी टाइटल के नाम से लिख सकते हैं, जैसे अगर आपने लिखा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, या जो है हिस्ट्री में तमाम कैरेक्टर्स हमें देखने को मिलते हैं उनके बारे में, या इफ यू टॉक अबाउट सरदार वल्लभ भाई पटेल, इफ यू टॉक अबाउट एनी कैरेक्टर यू कैन जज, जिसमें केवल उस कैरेक्टर के बारे में आप बात कर रहे हैं और उसकी डिस्टिंक्ट। जी। 1924। दिस इज 1924 और 1924 अ बुक ऑफ कैरेक्टर्स। जस्ट आई वांट टू नो व्हेन यू टॉक अबाउट कैरेक्टर, तो कैरेक्टर के बारे में और कुछ नहीं, आपको ये समझना बहुत सारे कैरेक्टर्स या चीजें आपने देखा है, और इसका जो हेडिंग डालना है वो हम लोगों को द कैरेक्टर डालना है। ना देखिए, ध्यान ध्यान से आपको ध्यान में रखना, द कैरेक्टर और कैरेक्टर से अलग अलग चीजें हैं। व्हेन यू यूज दिस पार्टिकुलर आर्टिकल द कैरेक्टर, इट रिफर्स टू व्हाट, इट रिफर्स टू द ट्रेट्स एंड फीचर ऑफ अ पर्सन। द कैरेक्टर का मतलब ट्रेट्स और फीचर और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ पर्सन, इसी कैरेक्टर से कैरेक्टरिस्टिक्स बना हुआ है। लेकिन जब आप केवल कैरेक्टर के बारे में बात करेंगे तो कैरेक्टर का मतलब मेन एंड वुमेन हु हैव बीन डिस्क्राइब्ड, हु हैव बीन नरेटेड, वो कोई भी कैरेक्टर हो सकता है। लेकिन जब आप द कैरेक्टर की बात करते हो तो द कैरेक्टर का क्या मतलब होता है, उस कैरेक्टर की खासियत क्या बताई गई है, उसकी क्वालिटी क्या बताई गई है, तो उस चीज को हम लोग क्या कहते हैं, उस चीज को हम लोग द कैरेक्टर। कैरेक्टर को लेकर के एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, उसमें हम बात करेंगे। उस क्वेश्चन में आप देखेंगे राउंड और फ्लैट कैरेक्टर। राउंड कैरेक्टर, ROUND, राउंड कैरेक्टर। या बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है राउंड कैरेक्टर, कई बार पूछा जा चुका है, EM फॉस्टर का कॉन्सेप्ट है राउंड कैरेक्टर। पहला, दे आर सिंपल कैरेक्टर। लेट मी रिकॉर्ड इट। शेयरिंग व्हाइट बोर्ड। आवाज मेरी जा रही सबको? आर यू गेटिंग माई वॉइस? ओके ओके, या आई विल टेक ओनली 5 मिनट। और मैं उसमें दो चीजें डिस्कस कर दूं। एक तो चीजें डिस्कस कर दूं कि राउंड एंड फ्लैट कैरेक्टर, ROUND, राउंड एंड फ्लैट कैरेक्टर्स, FLAT, फ्लैट कैरेक्टर्स, CHARACTERS, राउंड एंड फ्लैट कैरेक्टर्स। राउंड और फ्लैट कैरेक्टर्स ये एक कॉन्सेप्ट है जो पूछा जाता है कि इसको किसने दिया है, तो इट वाज गिवन, पहला पॉइंट की दिस कॉन्सेप्ट ऑफ कैरेक्टर वाज गिवन बाय दिस कॉन्सेप्ट, CEPT, दिस कॉन्सेप्ट ऑफ कैरेक्टर वाज वाज गिवन बाय EM फास्टर। ये कई बार पूछा जा चुका है जो पॉइंट लिख रहा है, EM फास्टर इन हिज बुक aspects of the novel, 1927। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है कि ये जो राउंड और फ्लैट कैरेक्टर का कॉन्सेप्ट है, इट वाज गिवन बाय हुम, इट वाज गिवन बाय EM फॉस्टर, और उन्होंने अपनी किस किताब में दिया है, एस्पेक्ट्स ऑफ द नॉवेल में दिया हुआ है। इस किताब की सबसे बड़ी
खासियत एक उन्होंने ये बताया है, या एक फिक्शनल थियरी पे एक बड़ी अच्छी किताब मानी जाती है। तो आपको किताब का नाम भी ध्यान में रखना है, एस्पेक्ट्स ऑफ द नॉवेल, 1927 में आई है। किसने लिखा है? एम फास्टर ने लिखा हुआ है। दूसरा चीज आपको ये ध्यान में रखना है कि राउंड और फ्लैट कैरेक्टर होता क्या। उन्होंने बताया कि जो राउंड कैरेक्टर है, राउंड कैरेक्टर, CHARACTER, राउंड कैरेक्टर, राउंड कैरेक्टर जो है, इट्स नॉट इजी टू अंडरस्टैंड, इट्स कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर, इट्स कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर, COMPLEX। ये जो कैरेक्टर होगा कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर, इट्स कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर। दूसरा, इट्स नॉट इजी टू अंडरस्टैंड, इट्स नॉट इजी टू अंडरस्टैंड। तीसरा, दे डोंट मूव अराउंड अ सिंगल आइडिया। यू विल कम टू नो, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सबसे पहला चीज कि वो कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर होते, जटिल होते, उनको समझना आसान नहीं होता। कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर, इट्स कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर, इट्स नॉट इजी टू अंडरस्टैंड। समझना आसान उनको नहीं होता, उनकी उनमें फ्लक्चुएशन होता रहता है। वो उनका कैरेक्टर जब आप देखेंगे, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स जो होगा वो शुरू से लेकर अंत तक इतना उतार चढ़ाव आता है कि पूछिए मत। और किसी भी ड्रामा का, नॉवेल का कोई भी किरदार जो मेन कैरेक्टर होगा, या जिसमें बहुत सारा उतार चढ़ाव होता है, वे सबके सब क्या होंगे? वे सबके सब राउंड कैरेक्टर होंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल, ग्रेसिया, हैमलेट, मैकबेथ, उनका उनका कैरेक्टर, डॉक्टर अजीज, अगर आपको याद होगा उसमें है अ पैसेज टू इंडिया, एम फास्टर के ही। जेन ऑस्टिन की प्राइड एंड प्रिजुडिस में एलिजाबेथ। ये सब कैरेक्टर्स इतना आसान नहीं समझना, ये सब मतलब आपको पढ़ना पड़ता है, उसके नेचर को, साइकोलॉजी को जानना पड़ता है। और उसमें बहुत उतार चढ़ाव शुरू से लेकर अंत तक, जब आप पूरा ड्रामा पढ़ेंगे यू विल फाइंड कि सो मेनी फ्लक्चुएशन और अप एंड डाउन उसमें आप देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है फ्लैट कैरेक्टर। फ्लैट कैरेक्टर, फ्लैट कैरेक्टर के बारे में दो पॉइंट ध्यान में रखना है। पहला पॉइंट कि इट्स इजी टू अंडरस्टैंड। दूसरा, दे मूव अराउंड अ सिंगल आइडिया, एक ही विचारधारा उनकी होती है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। दे मूव अराउंड अ सिंगल आइडिया, AROUND, सिंगल आइडिया। तीसरा, नो फ्लक्चुएशन इन देयर कैरेक्टर, FLUCTUATION, नो फ्लक्चुएशन इन देयर कैरेक्टर। कोई उतार चढ़ाव उनके कैरेक्टर्स में नहीं होता। तो दीज आर द पॉइंट्स विच यू हैव टू रिमेंबर। फॉर एग्जांपल के लिए, अगर आपने हेमलेट पढ़ा है, हेमलेट में जो होरेसियो कैरेक्टर है, HORATIO, होरेसियो जो है, होरेसियो इज एन एग्जांपल ऑफ व्हाट? होरेसियो इज एन एग्जांपल ऑफ फ्लैट कैरेक्टर। उस जैसे शुरू में है वैसे लास्ट में, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो इस तरह से टुडे वी हैव डन व्हाट? टुडे वी हैव डन राउंड कैरेक्टर, फ्लैट कैरेक्टर, द कैरेक्टर,
केल्टिक रिवाइवल, कार्प टीम, 5 शब्दों को हमने लिया है और आप जो है इसको बंद करने से पहले एक बार रिवीजन जरूर कर लीजिएगा। यद्यपि मैंने आपको रिवीजन करा दिया है, मैं फिर इसको पूछ लेता हूँ। जो राउंड कैरेक्टर और फ्लैट कैरेक्टर का जो कॉन्सेप्ट है किसने दिया है? ईएम फॉस्टर ने दिया है। अपनी कौन सी किताब में दिया है? आस्पेक्ट्स ऑफ द नॉवेल में। कब आई है? आस्पेक्ट्स ऑफ द नॉवेल कैसी किताब है? ये किताब नॉवेल पर है या ड्रामा पर है? नावल। एक जो है नावल के ऊपर क्रिटिकल बुक है कि नावल की थियरी के ऊपर, जैसे पोइटिक्स जो है ड्रामा की थियरी पर है, वैसे नावल की थियरी पर है। एंड आई हैव डन माय पीएचडी, मेरी पीएचडी भी इसी पर हुई है, एस्पेक्ट्स ऑफ द नावल, ईएम फास्टर का, और 2 राइटर और थे। तो इसलिए इस पे, और उन्होंने जो कॉन्सेप्ट दिया, इसमें 7 उन्होंने बातें बताई है। एक बात उन्होंने कैरेक्टर को लेके बताई, कैरेक्टर को उन्होंने कितने हिस्सों में बांटा है? ओ माय गॉड, कैरेक्टर को 2 टाइप्स में। हाँ, 7 एस्पेक्ट्स उन्होंने बताया, लेकिन कैरेक्टर को 2 हिस्सों में। 2 हिस्से कौन कौन से हैं? राउंड और कैरेक्टर और फ्लैट के। राउंड कैरेक्टर को कौन सा हाँ, राउंड कैरेक्टर को और कौन सा नाम दिया जा सकता है? कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर। हाँ, कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर, इट्स नॉट इजी टू अंडरस्टैंड, दे डोंट मूव अराउंड अ सिंगल आइडिया। हल्दी सिंह, हैमलेट, मैकबेथ, डॉक्टर अजीज, एलिजाबेथ। फ्लैट कैरेक्टर आपको ये सामने है कि इट्स इजी टू अंडरस्टैंड, दे मूव अराउंड अ सिंगल आइडिया, ऑल दीज थिंग्स यू कैन जस्ट टू गो। So in this way we have done, इन दिस वे वी हैव डन 2 days क्लास, जो हम लोगों को कवर करना था। 5-6 शब्द हम लोगों ने लिया है। और इसके बाद कुछ और भी जो शब्द हैं हम वी विल टेक इट टुमारो, कल हम लोग लेंगे। और दूसरा चीज अभी तो इधर मैं थोड़ा सा इसकी रिकॉर्डिंग बंद कर दूं तो मैं जानना चाहता था, अभी तो क्लासेस आपकी जो लोग हैं, जैसे ब्रजपाल जी ये कह रहे थे कि सुबह में 8 बजे से क्लासेस शुरू होने वाली है, टाइम चेंज होगा स्कूल का। तो जस्ट आई वांट टू नो कि अभी हम लोग तो अपनी क्लास 8 बजे से कर सकते हैं, अभी 11 तक तो हर जगह बंद होने का आदेश आया हुआ है। ब्रजपाल जी ने ज्वाइन किया है मुझे इस समय। तो अभी 11 तारीख तक तो बंद है, 11 तक हम लोग 8 बजे से कर सकते हैं क्लास मॉर्निंग में। नो प्रॉब्लम। तो अभी 8 बजे तक मॉर्निंग में क्लास आप जो है मॉर्निंग का ही के चलने दीजिएगा। मॉर्निंग में सुबह, कल सुबह में भी हम लोग जो है 8 बजे क्लास लेंगे। लेकिन कल सुबह जो मॉर्निंग में 8 बजे क्लास लेंगे, वो एक अमेरिकन राइटर रह गए थे, उस अमेरिकन राइटर को कल से कवर कराएंगे। और बाकी इसका जो टाइमिंग है, लिटरेरी टर्म्स का जो टाइमिंग है, वो शाम को हम सारे लोगों को पता है कि शाम को 5 बजे का है। तो शाम को हम लोग 5 बजे लिटरेरी टर्म की बात करेंगे, सुबह में 8 बजे अमेरिकन राइटर अर्नेस्ट हेमिंग्वे पर बात करनी है। अर्नेस्ट हेमिंग्वे को लेकर के बात करना है। सो ये चीज हमें ध्यान में रखना, अभी जब तक वो चीजें नहीं हो रही तब तक कोई चेंजेस नहीं। और मोस्ट ऑफ द पीपल हैव ज्वाइंड अस। राजेश जी ने भी ज्वाइन किया है। मैं फिर से बता दूं कि कल जो है राजेश जी की किताब पोस्ट हो गई है, धर्मप्रिया मैडम की भी पोस्ट हो गई है। सर्वेश बादल जी का कोई आया नहीं था इसलिए नहीं। सौम्या जी को हो सकता है ठीक है, नहीं मैं बता रहा हूँ कि हाँ, सौम्या जी का भी उनका फोन तो आया ही था कि अगर मैं प्रतापगढ़ आया तो ठीक है, नहीं तो आपको मैं यहीं से बताइएगा तो यहीं से ही पोस्ट कर दी जाएगी। अनुराधा मैडम कानपुर से ही है, वो ले सकती हैं कभी भी। सरफराज भाई की भी पोस्ट हो गई है, कृष्णा जी की पोस्ट हो गई। रमा जी की, रमा जी का नहीं हुआ था क्योंकि रमा जी का, जी, रमा जी, हाँ हाँ, इलाहाबाद आना होगा, इलाहाबाद आना होगा जल्दी, तो इलाहाबाद से हो जाएगा। पूनम जी का नहीं है, पूनम जी का रिस्पांस नहीं आया था। राकेश जी का, राकेश जी आपने एड्रेस अभी नहीं भेजा है, मैंने कल भी आपको कहा था, व्हाट्सएप पे मैंने किया था। राकेश जी हड़िया से। अच्छा। और राकेश कुमार वहां से आप हैं क्या शाहजहांपुर से भी? जी। राकेश जी कल किताब आपकी पोस्ट हो गई है शाहजहांपुर वाले की।
रकीम जी की भी हो गई है, और शिवांगी जी का तो कल से ज्वाइन किए हैं। मनीष भाई की भी किताब पोस्ट हो गई है, या तो मंडे को पोस्ट होगी या हो गई, दो में से कोई एक ही चीज है। दिनेश भाई की हो गई पोस्ट। प्रवीण जी, प्रवीण जी आप भदोही से ले लीजिएगा, भदोही में मैं रखवा दूंगा, क्योंकि भदोही मेरा एक तरह से वहां पे है। तो भदोही में ज्ञानपुर में गोयल बुक डिपो के यहाँ मिल जाएगी आपको एक कुछ दिन बाद। प्रीति मैडम आपकी जा चुकी है, अंजलि जी की भी जा चुकी है, निखत कानपुर से ले लेंगे, ब्रजपाल जी भी। लगभग जितने लोग हैं उन सब लोगों का किताब, डांस सिंह जी की भी किताब जा चुकी है कल। और हाँ हाँ, शिवपाल भाई की भी, रमेश कुमार, तो दोज हु हैव जॉइंड अस दे नो इट वेरी वेल कि हाँ, कंचन मैडम का आया हुआ था। कंचन मैडम एड्रेस भेज दीजिएगा, या किसी को आप भेज दीजिएगा कॉलेज में, वहां से मैं उसको दिलवा दूंगा कल। कंचन मैडम, आप जो है किसी को कॉलेज आप 10 बजे के बाद कल भेज दीजिएगा, तो मैं उसको किताब दे दूंगा यहाँ से रख के। ठीक। जी। आपको, हाँ आपको पोस्ट हो गया है, तो अब कल का मतलब ये कि अब आज यहाँ से तो निकल गई होगी। लोकल स्तर पे कैसे डिलीवरी होती है इसका वो रहता है। तो आप मान चलिए, अगर नहीं कल तो परसों तो जरूर मिल जाना चाहिए। बाकी सोनाली मैडम का, सबका जितना लोगों का था लगभग एक लॉट करीब 32 बुक्स वगैरह का ऑर्डर था, तो वो जा चुकी है। कल और कुछ लोगों का रह गया है, जिनका कल मैं करवाऊंगा, जिनका एड्रेस बाद में आया था। तो वी विल मीट टुमारो इन मॉर्निंग। कल हम लोग मॉर्निंग में। हाँ, टेस्ट का अभी मैडम थोड़ा सा वो नहीं हो पाया, उसका जो पेपर है उस पेपर का क्वेश्चन जो है नहीं हो पाया पीडीएफ। तो अगर ऐसा कुछ होगा मैं भेज दूंगा, आप लोग सॉल्व करते रहिएगा। अगर उस पर अपलोड हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो मैं आपको शाम को करीब 5 बजे के आसपास मैं बताऊंगा। और अगर टेस्ट मैं कराऊंगा भी तो 8 बजे के आसपास शाम को कराऊंगा, जब आप लोग फ्री होके घर पे ही रहेंगे। हाँ हाँ, इधर भी आप आराम से वो करिए जिसको जहाँ जाना है। अगर मैं टेस्ट कराऊंगा तो शाम को 8 बजे के बाद कराऊंगा। ओके। बाकी कंचन मैडम, अब आप लगातार क्लास करिए। कंचन मैडम के अलावा जो है शिवांगी जी, आप भी लगातार क्लास करिए। ये सारे लोग जो है जुड़े रहे, चूंकि अभी इन लोगों ने शुरू किया हुआ है। ठीक है, ठीक हो। जी। हाँ, निखा जी आके ले लीजिएगा, आके ले लीजिए। एक बार मुझे कॉल जरूर कर लीजिएगा आने से पहले। ठीक। शिवांगी जी, आप क्लास लगातार आप करते रहिए, जो भी अभी इधर चल रहा है उसको। और जैसे लोग ज्वाइन करते हैं तो वो सब चीजें होंगी। जो है कोई क्लास में आज दिक्कत तो नहीं आई समझने में? मैं आपको लिटरेरी टर्म तो भेज दूंगा, हाँ लिटरेरी टर्म सब भेज दूंगा। ठीक, ओके। ठीक, ओके।